हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्रोचेस। लास्ट सेशन में हमने की लिबरलाइजेशन अप्रोच एंड इस सेशन में हम करेंगे न्यू लिबरलाइजेशन अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जो न्यू लिबरलाइजेशन अप्रोच है, इसका जन्म कैसे होता है, ये कैसे अमर्ज होती है। तो हमने लिबरलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन में हमने ये देखा कि हम ये चाहते थे कि हमको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो उसका अपडेटेड वर्जन हम क्या कहते हैं, न्यू लिबरलिज्म, जिसमें हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम और भी ज्यादा फ्री ट्रेड की डिमांड कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस है वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, जिसमें हम इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर इंटरडिपेंडेंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। सो जो आज की इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो जो न्यू लिबरलिस्ट है, ये क्या कहते हैं, जी सपोर्ट करते हैं और भी ज्यादा फ्री ट्रेड को, इंस्टीट्यूशंस को, जिससे हम फ्रीली मूवमेंट कर सके। हम ग्लोबलाइजेशन की इरा की बात करते हैं, तो आज का पीरियड वही पीरियड है ग्लोबलाइजेशन का। तो जो न्यू लिबरलिस्ट है, ये क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। तो आज हम इस सेशन में करेंगे इसके इमर्जेंस एंड इवैल्यूएशन, ये कैसे इवैल्यूएट होता है, ये कैसे इवैल्यूएट होगा। इसके जो मेन सपोर्टर्स हैं, जी हैं एफ.ए. हेग, मिल्टन फ्रीडमैन एंड रॉबर्ट नॉजिक। ये इनके मेन सपोर्टर्स हैं। जो 1970s के बाद न्यू लिबरलिज्म का पीरियड आता है, जो आज तक चल रहा है, जिसमें हम कहते हैं न्यू लिबरलिस्ट ज्यादा डिमांड कर रहे हैं फ्रीडम की। वो कहते हैं इकोनॉमी को फ्रीडम दे देनी चाहिए। तो हम इसके पहले प्री हिस्ट्री देखते हैं कि लिबरलाइजेशन की थ्योरी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहले हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म जो हम 18th-19th सेंचुरी में बात कर रहे थे, जब एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने इकोनॉमिक लिबर्टी की बात की थी। उन्होंने कहा था फ्रीडम देनी चाहिए, हमको बिजनेस में फुल फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल की इतनी फ्रीडम दे दो कि वो जो चाहे, जो करना चाहता है उसको करने दो। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, हम इसको नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी क्लासिकल लिबरलिस्ट थे वो नेगेटिव लिबरलिस्ट थे। वो फुल फ्रीडम को फेवर करते थे। वो चाहते थे इंडिविजुअल को हर एक फील्ड में फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो रैशनल है, उसको पता है उसका वेलफेयर किस में हो सकता है, इसीलिए उसको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। स्टेट को इसके लिए बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम यही देखते हैं कि हम इस पॉइंट को, इंडिविजुअलिज्म को, इकोनॉमिक लिबर्टी को फेवर करते हैं। तो जी नेगेटिव लिबर्टी 18th-19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा ग्रो करी थी। नेगेटिव लिबरलिज्म को अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, जी क्या है, तो मेरी इस पर वीडियो बनी हुई है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नेगेटिव लिबरलिज्म। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि नेगेटिव लिबरलिज्म होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है। वहां से आप स्टडी कर सकते हो कि नेगेटिव लिबरलिज्म क्या था, क्लासिकल लिबरलिज्म क्या था। तो जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करते हैं, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। तो जो जे इंडिविजुअलिज्म है बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, जिसमें हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, जिसको हम कहते हैं लेसिस फेयर पॉलिसी, जिसमें होते हैं कि सरकार की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। मार्केट के जो डिसीजंस हैं वो कैसे लिए जाएंगे, बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई। इससे ही प्राइस डिटरमिन होगी, आउटपुट डिटरमिन होगा। इसके लिए किसी को कोई भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो जो हमारे क्लासिकल लिबरलिस्ट हैं, जे डिमांड एंड सप्लाई फ्री मार्केट इकोनॉमी को फेवर करते हैं, जिसमें वो कहते हैं जी सब कुछ, जो हम रेगुलेशन की बात करते हैं, स्टेट रेगुलेट करेगी, कहते हैं जी सब कुछ सेल्फ रेगुलेटरी होता है। मार्केट फोर्सेस है ना, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। कैसे, जैसे जे डिमांड होती है एंड दिस इज सप्लाई। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होती है वहीं पर प्राइस डिटरमिन हो जाते हैं, आउटपुट डिटरमिन होती है। तो डिमांड एंड सप्लाई
में चेंजेस होकर प्राइस अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। इसके लिए किसी की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। पहले हम यही थ्योरी अपना रहे थे, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें हम ये कहते हैं जो गुड्स हैं वो सेल्फ रेगुलेट नहीं हो पाती हैं, जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा फॉल कर जाती हैं, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं हो पाती है, तो ग्रेट डिप्रेशन आता है 29 का, जिसने जिस सिनेरियो है बिल्कुल चेंज कर रख दिया। इस ग्रेट डिप्रेशन से हमारा माइंड सेटअप चेंज हो गया। तो ये ग्रेट डिप्रेशन अब क्या डिमांड कर रहा था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। तो हमने फर्स्ट टाइम क्या इस चीज की डिमांड की थी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, इन 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जिसको जेएम कीन्स ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। उन्होंने कहा है अगर हम चाहते हैं डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज हो, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। ये सब कुछ सिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होता है, इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के द्वारा करना चाहिए। इसीलिए वो चाहते थे गवर्नमेंट रेगुलेशन इंक्रीज हो, टैक्सेस इंक्रीज हो, स्पेंडिंग इंक्रीज हो, तो गवर्नमेंट हर एक सेक्टर में आ जाए। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, उसका खर्चा होगा तो टैक्सेस इंक्रीज होंगे। गवर्नमेंट, अब रिसेशन चलता है, रिसेशन के टाइम में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैकेज लेकर आती है जिससे इकोनॉमी रिवाइव कर सके, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जेएम केन्स भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को फेवर करते हैं। तो ये फेवर हम सब एक्सेप्ट करने लगे। तो इसके साथ किसका जन्म होता है, पॉजिटिव लिबरलिज्म का। तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होने लगी, जिससे हम कहते हैं क्लासिकल लिबर्टी खत्म हो गई, इसका इरा खत्म एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म का जन्म हो गया। तो 29 के ग्रेट डिप्रेशन ने सब कुछ चेंज कर दिया। हम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात कर रहे थे, तो ये सब कुछ चल रहा था। तो अब हम कहते हैं क्लासिकल लिबर्टी खत्म होगी। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन के साथ लिबरलिज्म का जन्म होता है। तो जो लिबरलिज्म है ये डोमेस्टिक मार्केट में भी, और रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लगती है, इंटरनेशनल मार्केट में भी इंपोज होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो जाती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते हैं 1944 में। उसके बाद ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की जाती है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था कि हम पीस को मेंटेन करें एंड इकोनॉमी को भी रिवाइव करें, इकोनॉमी को भी बचाए, इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना था। उस टाइम हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश होती हैं, IMF, IBRD, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज है, अगर ये अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, इनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, इसको कंट्रोल करना, इसको रेगुलेट करना IMF का पर्पस बन गया। तो IMF इंटरनेशनल लेवल पर फंड भी प्रोवाइड कराने लगा। तो हम ये देखते हैं कि हर एक कंट्री की रेगुलेशंस इंक्रीज हो जाती है, तो यूएनओ के अंडर IMF भी अपनी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर देता है। एंड IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ये इस्टेब्लिश किया गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमीज हैं वो डिस्ट्रक्ट हो गई थी, उनको रिवाइव करना था, रिकंस्ट्रक्ट करना था, उसके लिए लोन प्रोवाइड किया गया। उसके बाद आता है गैट। गैट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड पर हम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अगर इकोनॉमी है, इकोनॉमी को ट्रेड करना है, उसके ऊपर कैसी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो मीन क्या हुआ, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होने लगी। डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट में इंस्ट्रक्शंस इंपोज होने लगी, जिसको हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। तो इसमें एक चीज और की गई, हमने स्टेबल एक्सचेंज रेट इस्टेब्लिश किया। तो हमारे पास कौन सा रिजिम आया, स्टेबल एक्सचेंज रेट, जिसमें हम डॉलर में अपनी वैल्यू डिफाइन करते हैं। एंड $35 की वैल्यू कितनी डिफाइन की गई,
1 ounce गोल्ड। इससे क्या हो गया, हमने डिफाइन कर दिया कि $35 से 1 ounce गोल्ड आता है। तो सभी की सभी वैल्यू गोल्ड के टर्म में डिफाइन होगी। तो हम इसको गोल्ड स्टैंडर्ड पीरियड भी कहते हैं, जिसमें हमने अपने करेंसी को गोल्ड में डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। उस टाइम जो डॉलर था वो ही सबसे स्टेबल करेंसी थी, जिसमें हर एक कंट्री को फेक था। तो इस टाइम हमने डॉलर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंसी माननी स्टार्ट कर दी। तो ये पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस का पीरियड था, ये चलता गया। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, जो 44-45 की बातें हैं, उसके बाद ट्रेड होने लगा, डॉलर की डिमांड इंक्रीज होने लगी। हमें पता है डॉलर इंटरनेशनल लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है, इसलिए हम इसको होल्डिंग करना स्टार्ट कर दे, इसकी डिमांड भी इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। तो इसके बाद हम क्या कहते हैं, हम ये कहते थे कि हम फिक्स डॉलर को चेंज कर हम स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को कन्वर्ट कर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आना चाहते थे। तो 1970s में ये सारा सिनेरियो दोबारा से चेंज हो गया। जो हम क्लासिकल लिबर्टी को खत्म कर पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ आए थे, तो सिचुएशन ने फिर डिमांड की 1970-80s की इरा में कि हमको दोबारा से क्लासिकल लिबर्टी चाहिए, हमको फुल फ्रीडम चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, जिसमें हमने न्यू लिबर्टी की डिमांड की, क्योंकि ये क्लासिकल लिबरलिज्म था जो 18th 19th में चल रहा था, ये 21st सेंचुरी का लिबरलिज्म था, जिसमें हम कहते हैं कि हमको और भी ज्यादा लिबर्टी चाहिए। इस टाइम तक सिचुएशन चेंज हो चुकी थी, तो हमको नए सिचुएशन के साथ लिबरलिज्म को लेकर आना था, इसीलिए हम इसको रिवाइवल भी कहते हैं, री इंट्रोड्यूस भी कहते हैं। तो जो लिबरलिज्म है, क्लासिकल इंडिविजुअलिज्म है, वो ही वाला दोबारा से जन्म लेता है न्यू लिबरलिज्म के रूप में। तो हम इसको कहते हैं रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, जिसमें न्यू लिबरलिज्म का जन्म होता है। तो इसमें कौन कौन से कारण बनते हैं जिसमें न्यू लिबरलिज्म का जन्म होता है? फर्स्ट वन इज कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन 1971। जो स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था, जो मॉनेटरी एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया, क्योंकि यूएसए ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। वो अब स्टेबल एक्सचेंज रेट को खत्म कर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ मूव कर गई। तो जे वाला सिस्टम कौन हो गया? कोलैप्स कर गया। तो हम नए रिजीम में पहुंच गए, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होगा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी। स्टेबल में फिक्स रखने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल करना पड़ेगा, इसमें इसकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, 1973 में ऑयल शॉक बाय ओपेक में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो एक दिन में 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इट मींस क्या है, आप इमेजिन करो, हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसके प्राइसेस एक दिन में ही 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो हमारी इकोनॉमी में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है बहुत ज्यादा डेफिसिट हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि इसमें ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक होने लगी, इसमें बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसके बाद स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर रहा था एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर रही थी। मींस प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, हम कहते हैं इकोनॉमी ग्रो करती है, लेकिन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही थी, इकोनॉमी की ग्रोथ नेगेटिव हो रही थी, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही। तो ऐसी सिचुएशन थी स्टैगफ्लेशन की। तो कितने ज्यादा कारण आ गए कि जिस वजह से हमको अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ा। उसके बाद फॉलिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स थे कॉर्पोरेट्स के, वो प्रॉफिट्स क्या होने लगे, डिक्लाइन करने लगे। क्यों डिक्लाइन कर रहे थे? वो कहते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से हमारे प्रॉफिट डिक्लाइन कर गया। इट मींस क्या हो गया, ये सब चीजें किस चीज की डिमांड कर रही हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट, हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट की
एक्सपेंडिचर को, रेगुलेशन को डीरेगुलेट करना होगा। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट लो है, इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए इन कॉजेस की वजह से हमने पॉजिटिव लिबर्टी को खत्म करके दोबारा से न्यू लिबरलिज्म की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो 1970s में 80s में न्यू सिचुएशन आती है, न्यू सिनेरियो होता है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन मीन को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर लेते हैं। इसमें हम इंटरनेट की डिमांड करते हैं, इंटरनेट डेवलप हो गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का पीरियड स्टार्ट हो गया, जिसमें हमने क्या किया, न्यू लिबरलिज्म को रिवाइव कर दिया, जिसमें हमने डिमांड की कि डीरेगुलेशन होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। हम किसी भी इकोनॉमी में जाए, किसी भी स्टेट में जाए, उसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है इससे प्रॉफिट डिक्रीज हो सकता है। इसीलिए हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करने लगे, जिसमें ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमी को वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हमने जोड़ दिया, फ्री ट्रेड के साथ जोड़ दिया। एमएनसीज आएंगे हमारी कंट्रीज में और वो ट्रेड करेंगी। तो ऐसा पीरियड स्टार्ट हो गया जिसमें हम लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की डिमांड करने लगे। और उसके बाद वाशिंगटन कॉन्सेंसस एजेंडा आता है 1989 में, जो यही डिमांड करते हैं कि जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक ही कोज है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसीलिए वो 10 रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमी को सोचना होगा, हर एक स्टेट को बिजनेस से अपना शेयर रिड्यूस करके हेल्थ एजुकेशन में इंक्रीज करना होगा। देन टैक्स रिफॉर्म्स लाने होंगे, ज्यादा टैक्स बर्डन नहीं होगा, डीरेगुलेट करनी होगी अपनी इकोनॉमी को, ट्रेड को लिबरलाइज करना होगा, एंड जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो फिक्स्ड है, इसको कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, फ्लेक्सिबल बनाना होगा, मार्केट फोर्सेस के पास छोड़ देना होगा। प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमको मूव करना है। डिक्रीज इन ट्रेड बैरियर्स, जो हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, हम कोटा लगाते हैं, रैशनिंग डिफाइन करते हैं, इसको खत्म करना होगा। फाइनेंसिंग रिफॉर्म करनी होंगी, रिडायरेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हमको ये सब कुछ करना होगा। इट मींस क्या है, अपनी इकोनॉमी को दोबारा से फ्री ट्रेड की तरफ लेकर आना होगा, हमको इंडिविजुअलिज्म की तरफ मूव करना होगा, इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए हमको सब एक्शंस करने होंगे। तो स्टेट की जो इंटरवेंशन है इसको खत्म कर हमको न्यू डीरेगुलेशन की रिजीम में आना होगा, जिसमें हम कहते हैं अगर फ्रीडम मिलेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, हम इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करके। तो हमारे पास लिबरलिज्म के अंगेंस्ट न्यू लिबर्टी का जन्म होता है, जिसको हम न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। तो आज इस सेशन में हमने इसका बेसिक सिनेरियो देखा कि कैसे न्यू लिबरलिज्म है वो रिवाइव करता है, कैसे इसका जन्म होता है, इवॉल्व होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसके फीचर्स। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।